स्टॉक स्ट्रीट में आपका स्वागत है, वो जगह जहां हम भारतीय निवेशकों के लिए स्टॉक मार्केट की गहराइयों में उतरते हैं। और आज हमारे रडार पर है एक ऐसा स्टॉक जो मुझे लगता है हर किसी के पोर्टफोलियो में या तो है या कभी न कभी जरूर रहा है, HDFC बैंक। बिल्कुल, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, मार्केट का 15% हिस्सा इसके पास, और एक ऐसा नाम जो हमेशा से भरोसे का दूसरा नाम रहा है। लेकिन हाल के कुछ समय से ऐसा लग रहा है जैसे सुपर फास्ट ट्रेन ने अचानक ब्रेक लगा दिए हों। हाँ, स्टॉक कहीं जा नहीं रहा है और निवेशक सोच रहे हैं कि क्या HDFC का वो पुराना जादू मतलब खत्म हो गया है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ हैं। 18 अक्टूबर 2025 को बैंक ने अपने दूसरी तिमाही यानी Q2 FY26 के नतीजे घोषित किए हैं। तो आज हम इन्हीं नतीजों का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन सिर्फ खबरों की तरह नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये पता लगाएंगे कि क्या ये ब्रेक लगाना थकावट के संकेत है या फिर एक लंबी छलांग से पहले 2 कदम पीछे हटना है। और सबसे बड़ा सवाल, आज जब ये शेयर 1000 रुपए पर है तो क्या एक रिटेल निवेशक को इसमें पैसा लगाना चाहिए? चलिए जरा खोद कर देखते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो कहानी शुरू करने से पहले हमें माहौल को समझना होगा। बैंक के CEO शशिधर जगदीशन ने अपनी अर्निंग्स कॉल में साफ कहा कि दुनिया भर में माहौल बहुत अस्थिर है, लेकिन भारत की अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। हाँ, मैंने भी सुना था वो। उन्होंने टैक्स कटौती, GST में सुधार और ब्याज दरों में कटौती के एक ट्रायड का जिक्र किया था। बिल्कुल, उनका मानना है कि इन तीनों ने मिलकर इकोनॉमी को एक अच्छा पुश दिया है, और क्योंकि महंगाई भी काबू में है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास भविष्य में ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश भी है। मतलब माहौल तो बैंक के लिए अच्छा लग रहा है। माहौल तो अच्छा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि HDFC बैंक इस माहौल का फायदा उठाने के लिए तैयारी कैसे कर रहा है। और इसकी शुरुआत पिछले साल ही हो गई थी, FY25 में, जब उन्होंने जानबूझकर अपनी लोन ग्रोथ को धीमा कर दिया था। हाँ, जानबूझकर। 1 मिनट, जानबूझकर धीमा किया। HDFC और धीमा, ये दोनों शब्द तो एक साथ सुनने की आदत नहीं है। ये तो हमेशा इंडस्ट्री से तेज भागने के लिए जाना जाता था। यही तो इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक सोची समझी चाल थी। हुआ ये था कि बैंक का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था, LDR, हाँ, वो 110% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। 110%? मतलब आसान भाषा में हर 100 रुपए के डिपॉजिट पर बैंक 110 रुपए का लोन दे रहा था। बिल्कुल, और ये टिकाऊ नहीं था, सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव था। अच्छा, तो उन्होंने रफ्तार कम करके पहले गाड़ी को ठीक करने का फैसला किया। सही पकड़ा, उन्होंने ब्रेक लगाया और उस LDR को 110% से घटाकर 96.5% के एक आरामदायक स्तर पर ले आए। और अब आगे की क्या रणनीति है? अब उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है और उन्होंने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला FY25, जो कि कंसोलिडेशन का साल था, वो हो चुका। ठीक है। दूसरा FY26, यानी ये वाला साल, इसमें वो मार्केट के बराबर ही ग्रोथ करेंगे, कोई असाधारण तेजी नहीं। मतलब बस मार्केट के साथ साथ चलना। हाँ, और तीसरा FY27, यानी अगला साल, तब वो फिर से रफ्तार पकड़ेंगे और मार्केट से भी तेजी से भागकर अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। समझ गई। तो आज हम जो भी नंबर देखेंगे वो इस बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये साल एक तरह से अगले साल की बड़ी छलांग के लिए रनअप तैयार करने वाला साल है। बिल्कुल। तो ये तो हुई इनकी बड़ी प्लानिंग, लेकिन क्या इस तिमाही के नंबर इस कहानी से मेल खाते हैं? देखते हैं आंकड़े क्या कह रहे हैं। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 186 बिलियन। वाह, मतलब पिछले साल की इसी तिमाही से 10.8% ज्यादा। ये तो अच्छा है। हाँ, अच्छा है। और ग्रॉस एडवांसेस यानी लोन बुक, वो भी 9.9% बढ़कर 27.69 ट्रिलियन हो गई। और डिपॉजिट्स में तो और भी अच्छी बढ़त है, 12.1% की। तो पहली नजर में तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, मतलब सब हरा ही हरा दिख रहा है। क्या इसमें कोई छिपा हुआ पेच है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM। अच्छा। NIM वो फायदा है जो बैंक दिए गए लोन पर कमाए गए ब्याज और डिपॉजिट पर दिए गए ब्याज के अंतर से कमाता है। और ये इस तिमाही में 8 बेसिस पॉइंट्स घटकर 3.27% रह गया है। अच्छा, तो प्रॉफिट तो बड़ा है, लेकिन प्रॉफिट कमाने की जो क्षमता है, जो मार्जिन है, उस पे दबाव है। ऐसा क्यों? इसका कारण है फ्रंट लोडिंग। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक दुकान है। सरकार ने आज घोषणा की कि आप अपना सामान सस्ता बेचेंगे। तो मुझे तुरंत अपनी दुकान के बाहर सेल का बोर्ड लगाकर दाम घटाने पड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपके गोदाम में जो माल पड़ा है वो तो आपने पुरानी महंगी कीमत पर खरीदा हुआ है। है ना?
सही बात है। जब तक वो पुराना महंगा स्टॉक खत्म नहीं होगा, मेरा मुनाफा दबा रहेगा। बिल्कुल यही बैंक के साथ हुआ है। जब आरबीआई ब्याज दरें घटाता है तो बैंक को अपने फ्लोटिंग रेट वाले लोन पर कमाई तुरंत कम करनी पड़ती है। ठीक है। इस तिमाही में उनकी एसेट्स पर यील्ड गिर के 7.5% हो गई। लेकिन जो पुरानी ज्यादा ब्याज वाली एफडीज लोगों ने करा रखी हैं, वो तो धीरे धीरे मैच्योर होंगी। अच्छा। तो बैंक की अपनी पैसा जुटाने की लागत, जिसे कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं, वो अभी भी 4.6% है। तो मतलब बैंक ने ग्राहकों को तो फायदा तुरंत दे दिया, लेकिन अपनी लागत कम होने में अभी वक्त लगेगा। हाँ। मैनेजमेंट का क्या कहना है, कब तक ठीक होगा ये? उनका अनुमान है कि इस पूरे साइकिल में लगभग 6 तिमाहियों का समय लगता है। 6 तिमाही मतलब 1.5 साल? हाँ, इसका मतलब है कि अगले 6 से 12 महीनों में जैसे जैसे पुरानी महंगी एफडीज खत्म होंगी और लोग नई कम ब्याज वाली एफडीज कराएंगे, बैंक की लागत कम होती जाएगी और इससे निम पर एक टेलविंड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो मतलब ये मार्जिन का दबाव एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। बैंक आज थोड़ी कम कमाई झेल रहा है क्योंकि उसे फायदा तुरंत ग्राहकों को देना पड़ रहा है, लेकिन अपनी लागत कम करने में उसे 6-12 महीने लगेंगे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तो निवेशक के लिए बड़ा सवाल ये है, क्या वो इस अस्थायी दर्द को सहने के लिए तैयार है, ये मानकर कि आगे चलकर मार्जिन वापस सुधरेगा? यही आज के निवेशक का सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, मार्जिन की कहानी समझ आई। ये एक अस्थायी समस्या लग रही है, लेकिन एचडीएफसी की असली पहचान, उसकी सबसे बड़ी ताकत तो हमेशा उसकी चट्टान जैसी असेट क्वालिटी रही है। क्या उस नींव में कोई दरार आई है? यहाँ खुशखबरी है, और बहुत बड़ी खुशखबरी है। ग्रॉस एनपीए यानी वो लोन जिनके डूबने का खतरा है, हाँ, उनका रेशियो पिछली तिमाही के 1.4% से घटकर सिर्फ 1.24% रह गया है। 1.24%। ये तो बहुत शानदार है। रुकिए, इसमें एक और मजेदार बात है। अगर हम इसमें से एग्रीकल्चर लोन हटा दें, अच्छा, जो अक्सर मौसम पर निर्भर करते हैं, तो ये आंकड़ा सिर्फ 0.99% है माना जाता है। अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने इस पर कुछ और भी बताया था ना, कोई वन ऑफ रिकवरी हुई है? हाँ, उन्होंने बताया कि इस गिरावट में से लगभग 10 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट एक वन ऑफ रिकवरी की वजह से है। वो क्या था? एक बड़ा कॉर्पोरेट अकाउंट था जो एनपीए बन गया था। उसने 2 साल तक लगातार अच्छा परफॉर्म किया और अब उसे वापस अपग्रेड करके स्टैंडर्ड अकाउंट बना दिया गया है। ये तो बैंक के रिस्क मैनेजमेंट की मजबूती दिखाता है। बिल्कुल। तो एसेट क्वालिटी तो मजबूत है। अब बात करते हैं बैंक की सुरक्षा कवच की, यानी कैपिटल की। कैपिटल एडुक्वेसी रेशियो कार वो 20% पर है, जो कि रेगुलेटरी जरूरत से बहुत ज्यादा है। लेकिन एक निवेशक के तौर पर मैं सोच सकती हूँ कि अगर बैंक के पास इतना अतिरिक्त कैपिटल पड़ा है और असली ग्रोथ FY27 से ही आनी है, तो वो अभी उस पैसे को बायबैक या डिविडेंड के जरिए हमें वापस क्यों नहीं दे रहे? अब बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल अर्निंग्स कॉल में भी पूछा गया। तो क्या जवाब था? मैनेजमेंट का जवाब बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि वो इस अतिरिक्त कैपिटल को एक हथियार की तरह देख रहे हैं, जिसे वो FY27 में होने वाली तेज ग्रोथ को फंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब भविष्य के लिए बचा कर रख रहे हैं। हाँ, एक बड़े और सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण बैंक के तौर पर वो हमेशा जरूरत से ज्यादा तकिया लगाकर सोना चाहते हैं। ये तो हुई सेफ्टी की बात, लेकिन निवेशकों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, और उन्होंने उसका भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि वो शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए हमेशा तैयार हैं, और अगर भविष्य में बायबैक या स्पेशल डिविडेंड जैसा कोई आकर्षक विकल्प सामने आता है तो बोर्ड उस पर जरूर विचार करेगा। ये एक तरह का इशारा है कि सब्र का फल मीठा होगा। हाँ, एक तरह से। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। आज 3 दिसंबर 2025 को शेयर लगभग 1000 रुपए पर है। पीई रेशियो 21.3 है, बुक वैल्यू 351 है और ROE 14.4% है। लेकिन यहाँ पर एक कांटा चुभता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.85 गुना, मतलब हम बैंक की असल कीमत से लगभग 3 गुना पैसा दे रहे हैं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? और यहीं पर एक निवेशक की असली परीक्षा होती है। ये क्लासिक क्वालिटी के लिए प्रीमियम वाला मामला है। हाँ, 2.85 का प्राइस टू बुक सस्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस कीमत के बदले में आपको मिल क्या रहा है, ये देखना जरूरी है। क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो मार्केट लीडरशिप। ये गली का कोई छोटा मोटा बैंक नहीं, ये इंडस्ट्री का दादा है। सही कहा। दूसरा, आपको मिल रही है स्थिरता। Screener.in की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में कंपनी ने 21% CAGR की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दी है। 21%? ये कंसिस्टेंसी है। ये कंसिस्टेंसी है। लेकिन आपका सवाल सही है कि क्या ये प्रीमियम आज भी जायज है? हाँ, खासकर जब ICICI या कोटक जैसे बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। हाल के कुछ सालों में ICICI बैंक ने ग्रोथ के मामले में HDFC को पीछे छोड़ा है और उसका वैल्यूएशन भी HDFC के करीब आ गया है। तो अब वो पुराना तर्क कि HDFC जैसा कोई नहीं,
थोड़ा कमजोर पड़ गया है। हाँ, कमजोर पड़ा है। अब निवेशकों को ये फैसला करना है कि क्या एचडीएफसी का विशाल साइज, उसकी बेमिसाल एसेट क्वालिटी और भविष्य की स्पष्ट रणनीति इस प्रीमियम को आज भी जस्टिफाई करती है या फिर बाजार में बेहतर और सस्ते विकल्प मौजूद हैं। सही। इसमें एक और चीज जोड़नी होगी, कंपनी 23.3% का एक स्वस्थ डिविडेंड पे आउट भी बनाए हुए। तो ये पूरी तरह से एक धैर्य वाले निवेशक का खेल है। बिल्कुल, जो आज प्रीमियम देकर इस साल की धीमी ग्रोथ को नजरअंदाज करके FY27 की तेजी पर दाव लगाने को तैयार है। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। एक रिटेल निवेशक जो आज 1000 रुपए पर HDFC बैंक को देख रहा है, उसके लिए इस कहानी के हीरो और विलन कौन है? मतलब प्रोज और कॉन्स क्या है? ठीक है, पहले हीरो यानी सकारात्मक पहलुओं की बात करते हैं। पहला, मार्केट लीडर, ये डूबेगा नहीं। दूसरा, बेमिसाल एसेट क्वालिटी, NPA 1% के करीब है। तीसरा, मजबूत कैपिटल, 20% CAR भविष्य की ग्रोथ के लिए एक बड़ा कुशन है। और चौथा, स्पष्ट रणनीति, मैनेजमेंट को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। FY26 में स्थिरता, FY27 से तेजी। और पांचवा, लगातार मुनाफा, 14.4% का ROE और मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, ये तो हुई अच्छी बात है। अब विलन, यानी वो कौन सी चीजें हैं जो डराती हैं? पहला और सबसे बड़ा विलन है वैल्यूएशन, 2.85 का प्राइस टू बुक महंगा है। दूसरा, NIM पर दबाव, और तीसरा, इस साल की धीमी ग्रोथ। मतलब अगर कोई तुरंत रिटर्न चाहता है तो शायद ये स्टॉक उसके लिए नहीं है। शायद नहीं। और अगर कोई निवेश करने का फैसला करता भी है तो इसे पोर्टफोलियो में कितनी जगह देनी चाहिए? देखिए, HDFC बैंक को हमेशा एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक माना गया है। मतलब ये वो स्टॉक नहीं है जो रातों रात आपका पैसा डबल कर देगा, बल्कि ये आपके पोर्टफोलियो की वो मजबूत नींव है जिस पर आप बाकी का तेज दौड़ने वाला पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और जो पहले से निवेशक हैं, वो मौजूदा वैल्यूएशन को देखकर ये तय कर सकते हैं कि उन्हें और निवेश करना है या नहीं। कितना प्रतिशत निवेश करना है, ये पूरी तरह से हर निवेशक के अपने रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है। तो मतलब मोटी मोटी बात यह है कि HDFC बैंक एक मजबूत स्थिर जहाज है जो फिलहाल थोड़ी धीमी गति से चल रहा है, लेकिन जिसके पास भविष्य के लिए एक साफ नक्शा और भरपूर ईंधन है। हाँ, बस इस जहाज का टिकट थोड़ा महंगा है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी वैसी ही प्रीमियम है। इससे बेहतर सारांश नहीं हो सकता। लेकिन जाने से पहले एक सवाल दिमाग में खटक रहा है। बैंक के CEO ने अर्निंग्स कॉल में जेन AI और दूसरी नई टेक्नोलॉजी में बड़े निवेश की बात की। उन्होंने इन प्रयोगों को लाइट हाउस एक्सपेरिमेंट्स का नाम दिया। हाँ, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रयोग सफल होते हैं तो अगले 18-24 महीनों में बैंक के बॉटम लाइन यानी मुनाफे में एक क्वांटम चेंज आ सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सब इन तिमाही नतीजों और PE, PB जैसे पारंपरिक आंकड़ों में इतना उलझे हुए हैं कि HDFC की असली भविष्य की वैल्यू को देख ही नहीं पा रहे? क्या असली कहानी इन टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में छिपी है जिसका मूल्यांकन आज के वैल्यूएशन मॉडल्स में करना लगभग असंभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर लॉन्ग टर्म निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। इस गहरी चर्चा पर आपके क्या विचार है? क्या HDFC बैंक आज भी एक अच्छा दांव है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टॉक स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगला कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में आप इतनी ही गहराई से जानना चाहते हैं? कमेंट्स में हमें उसका नाम बताएं, हम उस पर भी ऐसी ही चर्चा करेंगे। अगली बार तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।